एक एक करके 12 लोगों को चांद पे उतारा और 6 लोगों को चांद की ऑर्बिट में घुमाया, यानी कुल मिला के 18 लोग चांद पे जा चुके हैं। और ये सारे के सारे लोग नासा ने ही पहुंचाए थे चांद पर। So guys, this is Sachin and starts our video without wasting any moment of time. So दोस्तों, नासा एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी कंपनी है पूरी दुनिया की जो हमारे पृथ्वी से बाहर होने वाली कोई भी हलचल का पता लगाती है, और इसी कारण इसको हमारे पृथ्वी का कान भी कहा जाता है, क्योंकि कोई भी घटना घटित होती है हमारे अंतरिक्ष में, इसकी इंफॉर्मेशन इस नासा के पास हो जाती है। कुल मिला के हम इतना कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में अगर आपको अंतरिक्ष से जुड़ी हुई कोई भी खबर चाहिए तो आप नासा जा सकते हैं, क्योंकि पूरे अंतरिक्ष का कर्ता धर्ता नासा के पास ही है। तो दोस्तों, आज जानते हैं इसी की कहानी। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 29 जुलाई 1958 को। तब वहाँ पर सोवियत ईसावोर की सरकार थी, सोवियत ड्यूट ईसावोर की, और इसी से शुरू होती है एक नए युग की, जब अंतरिक्ष कार्यक्रम में हम इंसानियत ने कदम रखा था। क्योंकि अपने शुरुआती से लेकर अब तक नासा ने कई ऐसे मुकाम हासिल किए हैं। नासा ने वहां तक पहुंच के दिखा दिया जहां पे कोई आम इंसान पहुंचने की सोच भी नहीं सकता, और उसे ही हम लोग आज नासा कहते हैं। जब उसने हमारे चाहे अपोलो मिशन हो, अपोलो 11 के जरिए जब उसने चांद पे इंसानों को उतारा, जिस मिशन को हम लोग अपोलो 11 के नाम से भी जानते हैं, उसने नील आर्मस्ट्रांग को 20 जुलाई 1969 को चांद के सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के नाम के स्थान पर उतारा था। तब उस समय केवल 2 अंतरिक्ष यात्री चांद पर उतरे थे, जिनका नाम नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन था। माइकल कॉलिंस चांद की ऑर्बिट में थे। उसके बाद नासा ने एक एक करके 12 लोगों को चांद पे उतारा और 6 लोगों को चांद की ऑर्बिट में घुमाया, यानी कुल मिला के 18 लोग चांद पे जा चुके हैं। और ये सारे के सारे लोग नासा ने ही पहुंचाए थे चांद पर। उसके बाद उसने 1973 में पायनियर नाम का मिशन लॉन्च किया। पायनियर मिशन जो है काफ़ी मील का पत्थर है, क्योंकि इसने जुपिटर और सैटर्न पर जाके वो खोजें की हैं जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। जुपिटर काफ़ी बड़ा प्लैनेट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लैनेट भी है। उसकी ग्रेविटी, उसका मास, उसका रिवोल्यूशन, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आम प्लैनेट से काफ़ी अलग हैं। सैटर्न के पास जो रिंग है वो काफ़ी डेंस रिंग है और प्लैनेट्स के मुकाबले, और उसने जुपिटर और मार्स के बीच में एस्ट्रॉइड्स जो पाए जाते हैं उसके बारे में भी रिसर्च की। नेक्स्ट चल के 2001 में उसने WMAP नाम के सैटेलाइट को लॉन्च किया, WMAP मिशन को लॉन्च किया, जिसने बिग बैंग के रहस्यों का पता लगाया, और पता लगाया कि हमारे यूनिवर्स की जो एज है वो 13.8 बिलियन ईयर्स है। और ये पता लगाया कि जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है वो 95% डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से बना हुआ है। हम इसके साथ आगे चलते हुए उसने कदम बढ़ाते हुए वाइजर 1 और वाइजर 2 नाम के मिशन को लॉन्च किया। वाइजर 1 और वाइजर 2 एक ऐसे मिशन थे जो सैटर्न, जुपिटर और दूसरे प्लैनेट्स की खोज के लिए छोड़े गए थे, पर वो उनके अंदर इतनी फ्यूल था और इतना उसके अंदर एनर्जी सोर्स था कि आज भी वो काम कर रहे हैं। इनको 1960s में लॉन्च किया गया था, और अब वो इतनी आगे जा चुके हैं कि हमारे सोलर सिस्टम को भी पार कर गए हैं। और ऐसा कोई भी मिशन किसी स्पेस एजेंसी से नहीं भेजा था जो हमारी सोलर सिस्टम को भी पार कर गए हों। जी, हमारे हेलियोस्फीयर को वो पार करके आगे निकल चुके हैं, और अब भी वो हमसे कम्युनिकेशन बनाए हुए हैं। बता दो कि नासा को एक सिग्नल वाइजर 1 तक या वाइजर 2 तक पहुंचाने में 38 घंटे का टाइम लगता है, तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो हमसे कितनी दूर होगा। नासा के कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि 2025 में एक दिन ऐसा आएगा जब वाइजर 1 और वाइजर 2 हमसे इतनी दूर पहुंच जाएंगे कि हमारा उनसे संपर्क टूट जाएगा, लेकिन तब तक वो हमसे काफ़ी अहम जानकारी भेज चुका होगा। नेक्स्ट बात करें, जो वाइजर 2 गया था सैटर्न के लिए, उसने बताया कि सैटर्न के पास जो रिंग है वो काफ़ी डेंस है। देन उसने पता लगाया कि यूरेनस के पास 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 10 मून है। इसी मिशन ने बताया था कि जुपिटर के पास पूरे के पूरे 67 मून है, यानी 67 चांद, जो कि काफ़ी अहम खोज मानी जाती है। अगर आपको फिर भी इसकी सफलता पर शक है तो
वैसे तो कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज पूरी दुनिया में नासा एक ऐसा नाम है जिसका नाम लेते ही हमारे मन में अंतरिक्ष के चित्र घूमने लगते हैं। नेक्स्ट उसने लॉन्च किया था हबल टेलीस्कोप। हबल टेलीस्कोप एक ऐसा टेलीस्कोप था जो अब तक का बनाया हुआ सैटेलाइट टेलीस्कोप में से सबसे 1 नंबर पे आता है। इसकी साइज एक स्कूल बस के बराबर है और इसने कॉस्मोलॉजिकल और एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस को काफ़ी हद तक आसान कर दिया था, क्योंकि इसने ब्रह्मांड की वो तस्वीरें खींची जो आज से पहले किसी वैज्ञानिक ने नहीं देखी थी। इसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी हद तक प्रूव किया, क्योंकि इसने स्टार की वो पोजीशन डिटेक्ट की जो कि स्पेस टाइम में आए डिस्ट्रक्शन की वजह से बनी थी। देन उसने अब नई जनरेशन की बात करें, जो अब नासा नई जनरेशन में ला रहा है वो है मार्स रोवर। वो एक से बढ़कर एक मार्स रोवर को लॉन्च करते जा रहा है। जैसे कि 2004 में उसने अपॉर्चुनिटी नाम के रोवर को लॉन्च किया। देन उसने 2011 में क्यूरोसिटी नाम के रोवर को लॉन्च किया। क्यूरोसिटी और अपॉर्चुनिटी नाम के रोवर से जुड़ी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मैंने इस पे वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें जाकर के स्टोरी ऑफ क्यूरोसिटी देख सकते हैं। और अब नासा प्लान कर रहा है कि मार्स पे कोई एक ऐसा रोवर भेजे जो अपने साथ हेलीकॉप्टर कैरी कर सके। ऐसे ही रोवर का नाम है मार्स 2020 परसेवरेंस रोवर। ये अपने साथ एक हेलीकॉप्टर भी मार्स पे लेकर गया है, जो कि नासा ने इसी साल 30 जुलाई को लॉन्च किया था। इस समय वो रास्ते में है, यानी बीच अंतरिक्ष में है, और 18 फरवरी को वो मंगल ग्रह पर पहुंच जाएगा। और जैसे ही वो मंगल ग्रह पर पहुंचेगा, नासा एक और बहुत बड़ा इतिहास रच देगा, जो हम लोग फिर से काफ़ी सालों तक याद रखेंगे, क्योंकि आज तक मार्स पे कोई हेलीकॉप्टर नहीं गई है। नासा ने भेजा है, जो कि अभी रास्ते में है, और 18 फरवरी को वो वहाँ पर लैंड कर जाएगा। तो ये थी नासा की कहानी। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।